नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नागर आज आपके सामने लेकर आया हूँ 12th ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 आरबीएससी एनसीईआरटी कोर्स में, और जिसका नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। फर्स्ट चैप्टर आपने हमारे साथ में पढ़ा और उसे आपने काफ़ी हद तक देखा है। इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और चाहूँगा कि अब अगर ये वीडियो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर तक पहुँचाए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अन्य बच्चों को भी इसे देखने का मौका मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, अपने चैप्टर का नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। देखिए, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली बात है कि हमने केवल क्या चीज़ क्लियर करनी है, जनजातियाँ। और विश्व की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं वो केवल एक नहीं है, दो नहीं है, या आपकी बुक में 4 दी हुई है उतनी नहीं है। जनजातियाँ काफ़ी हैं, लेकिन आपकी जो पुस्तक है उसके अंदर आपको मात्र 4 जनजातियों के बारे में दिया हुआ है। 4 जनजातियों के बारे में, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम एस्किमो और उसके बाद में दूसरा बुशमैन, 2 जनजातियों के बारे में इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। बाकी अगला आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा। इतना मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, आप एक वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा उसमें सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ शॉर्ट नोट्स बना लेना इसी के आधार पर, और ये यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। और इसी में से एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड से बाहर नहीं जाएगा। देखिए, सबसे पहला कि जनजाति क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, जनजाति पढ़ रहे हैं तो जनजाति क्या है। जनजाति तो देखिए, जन का मतलब मानव का समूह। तो मानव का एक ऐसा समूह जो कहाँ रहता है, जंगलों में। मानव का एक ऐसा समूह जो जंगलों में रहता है, और जंगलों में रहते हुए प्राचीन समय के जो संसाधन थे उनके साथ में अपने जीवन को क्या करता है, यापन करता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको यही चीज़ याद करनी है कि जनजाति किसे कहते हैं। तो आप देखिए, मानव का समूह जो कहाँ रहता है, जंगलों में निवास करता है, और मानव समूह, एक मानव का एक ऐसा समूह जो जंगलों में निवास करता है और क्या करता है, उसके साथ में प्राचीन ढंग से अपना जीवन यापन करता है। कैसे ढंग से, प्राचीन ढंग से। प्राचीन ढंग से अपना जीवन यापन करता है। नॉर्मल है, ये आपको क्लियर करना है। तो पहला आपका क्वेश्चन यही होता है कि जनजाति किसे कहते हैं। अब यहाँ में आता है सबसे पहले कि हम जिस जनजाति को हम सबसे पहले क्लियर करेंगे उसका नाम है एस्किमो। क्या नाम है उसका, एस्किमो। एस्किमो जनजाति हम सबसे पहले पढ़ेंगे। और एस्किमो जनजाति अब कहाँ पाई जाती है, सबसे पहले तो हमको ये देखना है। तो पहली बात तो ये पाई जाती है ठंडे प्रदेशों के अंदर। ठंडे प्रदेशों के अंदर तो हम बात करें तो ये मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में, ध्रुवों के निकट। तो आप ये देखिए, यहाँ पर इस तरह का कुछ डायग्राम आपको मिलेगा। ये आपका जो पोर्शन है ये हो गया आपका ग्रीनलैंड वाला।
और उसके बाद में ये जो स्थिति होगी आपकी, ये होती है आपकी उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में आपका ये वाला कनाडा का उत्तरी भाग, और इसके बाद में आपका अलास्का। यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी आपका उत्तरी पार्ट आएगा इसके अंदर, ये आपका यूरोप का उत्तरी पार्ट, और ये यहाँ से आपका मान लीजिए एशिया शुरू हो गया। तो यूरोप और एशिया के यानी कि रूस का उत्तरी भाग या साइबेरियाई रूस अपन इसको बोल सकते हैं, रूस का साइबेरिया पार्ट। इसके बाद में जो आपका ये उत्तरी स्थिति, देखो ज़्यादातर इनको हम सबको बोलते हैं टुंड्रा प्रदेश। क्या बोलते हैं? टुंड्रा प्रदेश। तो ये जो सारे आपके इलाके हैं इनमें मुख्य रूप से एस्किमो जनजाति पाई जाती है। ये ज़्यादा समूह में नहीं रहते, सबसे पहली बात तो ये है इनकी, और ये मुख्य रूप से 10 से 20 हज़ार के लगभग हैं ज़्यादा से ज़्यादा पूरे विश्व के अंदर इस समय, इतना ही इनका होता है। तो ये आपको नॉर्मल सा जो ये क्वेश्चन आता है, कई बार आपके मैप में भी पूछ लिया जाता है कि एस्किमो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपका वो डायग्राम आपका क्या होता है, क्लियर यहाँ पर होता है। इसके बाद में आपका आता है अगला क्वेश्चन, एस्किमो जनजाति। तो ये एस्किमो है क्या? देखो अब इसमें से देखिए, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। ये होते हैं एस्किमो जनजाति के लोगों की स्थिति। तो ये लोग होते हैं कच्चा मांस खाने वाले। एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं वो कच्चा मांस खाने वाले होते हैं। इसके बाद में देखिए निवास स्थान इनका, अभी मैंने आपको बताया। निवास स्थान की बात करें तो वही हो जाएगा आपका, एक तो सबसे पहले टुंड्रा प्रदेश, उसके बाद में आपका अलास्का, और जो भी मैंने आपको अभी बताया था अलास्का हुआ आपका। उसके बाद में क्या बताया था? ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के बाद में साइबेरियाई रूस और यूरोप का भी उत्तरी पार्ट। तो ये सारा का सारा जो एरिया जो अधिकांशतः बहुत ज़्यादा शीत प्रदेश, एकदम बर्फीला प्रदेश ही होता है। यहाँ पर ज़्यादातर बर्फ़ जमी होती है और मुख्य रूप से बर्फ़ के क्षेत्रों में ही ये लोग रहते हैं, ऐसी ही इनकी स्थिति होती है। इसीलिए इनके जो निवास स्थान होते हैं उनके बाद में भी आपको बताएंगे, इग्लू होते हैं जो बर्फ़ के बने हुए होते हैं। इसके बाद में आती है इनकी आजीविका का साधन। तो कैसे चलाते हैं ये अपनी आजीविका? तो देखिए आजीविका की बात करें तो मुख्य रूप से ये क्या करते हैं आजीविका में, आजीविका में ये करते हैं शिकार, आखेट। मुख्य रूप से व्हेल और सील या सील, इस तरह से भी लिखते हैं, देख लेना आप। ये इनका क्या करते हैं? आखेट करते हैं। अब इनके आखेट के तरीके, ये आपके क्वेश्चन इसमें से जनजाति में सीधे सीधे आते हैं, इसको क्लियर करना आप यहीं पे। सबसे पहले हमने पढ़ा एस्किमो क्या है, कच्चा मांस खाने वाला, कहाँ रहते हैं वो हमने देख लिया। उसके बाद में आता है इनके आजीविका का साधन क्या है, आखेट। और आखेट किसका करते हैं? ये व्हेल मछली वगैरह का। यहाँ पर देखो ठंडे प्रदेशों में खेतीबाड़ी नहीं हो सकती, इसलिए ये कृषि मत लिख देना इसके अंदर, क्योंकि मुख्य रूप से कई लोग क्या है जनजातियों से अटैच होने के बाद में वहाँ पे कृषि वगैरह लिख देते हैं। कृषि नहीं लिखनी आपको, केवल क्या आएगा इसमें, केवल और केवल शिकार। अब देखिए इसके शिकार के प्रकार। तो देखिए आखेट के प्रकार, किसके? एस्किमो के आखेटों के प्रकार, यानी आखेट किस प्रकार से करते हैं, शिकार किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आपका आता है इनका शीतकालीन। दो ही काल होते हैं, शीत और बसंत। तो देखिए शीतकालीन,
शीतकालीन आखेट या शीतकाल का आखेट, इनका शीतकालीन आखेट हो गया, इसको देख लीजिए आप। अब ये शीतकालीन आखेट इनके दो प्रकार के होते हैं। किस प्रकार से करते हैं, थोड़ा अपन इसको डायग्राम से समझते हैं। पहला जो करते हैं ये, उसको बोलते हैं अपन मावपाक, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं इतुरपाक। देखिए इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, वैसे तो हम इसको करेंगे डायग्राम से क्लियर, लेकिन यहां देखिए आप, माव पाक, माव, देखिए माव यानी कि कोई, यानी कि यहां से हम मैं शब्द निकाल सकते हैं। मैं का मतलब वो व्यक्ति क्या है, अकेला है। इसका मतलब वो ज्यादा प्रयास नहीं कर सकता, इसीलिए वो क्या करेगा, प्रतीक्षा करेगा। और प्रतीक्षा का मतलब ही होता है, मावपाक का मतलब ही क्या होता है, प्रतीक्षा करना। यानी कि ये केवल क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि कब शिकार आएगा और हम उसको काम में लेंगे, उसको मारेंगे। और इतुर पाक का मतलब, इतुर से देखो ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा बोल रहा हो कोई इधर, या तो यहां से आपको इस तरह की चीजें निकालनी है। देखो इससे ही आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा मावपाक और इतुर, ये याद तो हो जाएंगे, लेकिन इनमें क्या थोड़ा डिफरेंस होता है। और वो इसी को पूछता है कि शीतकालीन में कौन सा होता है जिसमें एक व्यक्ति होता है और कौन सा, देखो प्रतीक्षा करेगा, मैंने कह दिया यहाँ पे अकेला होता है, यहाँ पर मुख्य रूप से दो व्यक्ति कम से कम इसमें होंगे। अब देखो ये काम कैसे करता है। अभी अपन शीतकाल पढ़ रहे हैं, ध्यान रख लेना, ये आखेट का पहला तरीका है जिसमें शीतकाल, वो सॉरी काल है, और इसका पहला तरीका ए पढ़ रहे हैं अपन, जिसमें पढ़ रहे हैं अपन माव पाक। माव पाक में देखिए अब आप क्या होता है, देखो इसमें क्या है कि एक मान लीजिए आपका पूरा बर्फ है वाइट, और यहाँ ये इस तरह से इस बर्फ के बीच में छोटा सा क्या किया हुआ है, छिद्र, और इसमें से हमको क्या दिखाई दे रहा है, पानी। ठीक है, इस बर्फ के इस क्षेत्र में क्या डाल दी जाती है, एक हड्डी। देखिए ये इसमें क्या कर दिया इन्होंने, एक हड्डी को डाल दिया, और उस हड्डी के क्या बंधी हुई है, डोर, रस्सी। अब मान लीजिए यहां से नीचे से ये सील मछली है, कुछ इसी प्रकार की होती है वो, और ये ऊपर की ओर आ रही है, तो इनको इसने क्या किया, जब ये ऊपर आएगी तो पानी हिलेगा, पानी हिलने के कारण क्या होगी, ये हड्डी थोड़ा स्पंदन करेगी। तो उसी समय यहां पर जो एस्किमो जनजाति का जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, थोड़े भारी से वस्त्र होते हैं इनके, कुछ इस तरह के ही, पूरा का पूरा एक लबाब सा पहने हुए होते हैं ये। तो देखिए ये जो व्यक्ति है, ये इसके हाथ में एक हार्पून नामक एक क्या होता है, बर्छे टाइप का एक होता है, ये लंबा होता है, और इसमें आगे से ये क्या होता है, एकदम नुकीला। तो ये बर्छा होता है जिसका नाम क्या है, हार्पून। इस हार्पून से ये लगभग 2 मीटर लंबा होता है, और इससे ये मारते हैं और ये सील मछली के आर पार निकल जाता है, और यहाँ से इसको आराम से क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। अब आप कहोगे खींचेगा कैसे, तो ये जो हार्पून होता है ना, ये ऊपर से रस्सी से बंधा हुआ होता है। वो किस लिए, ताकि अगर बर्छा मारते समय बर्छा हाथ से छूट जाए तो हमारा औजार बेकार ना जाए। अगर वो सील मछली के लगे या ना लगे, लग भी जाए तो सील मछली भी औजार के साथ में बाहर आ सकती है, या वरना अपना जो हथियार है वो तो कम से कम बाहर हम निकाल ही सकते हैं। तो इस प्रकार का, तो ये हुआ आपका सबसे पहला क्या, मावपाक। अब देखो यहाँ पर ये व्यक्ति काफ़ी देर से बैठा हुआ क्या कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मछली आए, कब मछली आए, कब मछली आए। तो प्रतीक्षा करना, मावपाक का मतलब क्या हो गया, प्रतीक्षा करना। ये पहली स्थिति हुई आपकी। अब देखिए दूसरा, शीतकालीन आखेट में ही अब आप दूसरा पढ़ेंगे जिसका नाम है इतुरपाक। इतुरपाक
इतुरपाक में देखिए भाई, एक छिद्र यहाँ है, दो छिद्र किए जाते हैं इसमें, और दूसरा छिद्र इससे थोड़ा सा आगे। एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा और एक व्यक्ति यहाँ होगा दूसरा, ठीक है ना। और नीचे से इसमें ये दूसरा व्यक्ति क्या करता रहेगा, छोटे 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 खाने के टुकड़े डालता रहता है, खाने के टुकड़े डालेगा, और इन खानों के टुकड़ों से क्या होगा, चारा डालता है तो शिकार आएगा, शिकार ऊपर की ओर आएगा, और वही हरफून लेके बैठा होता है, ये इसको इशारा करता है मछली ऊपर आई, और यहाँ से इससे हरफून मारा जाता है और यहाँ से मछली को ले लिया जाता है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर होती है, तो इसे कहते हैं दूसरा स्थिति, ठीक है ना। तो ये होती है दूसरी स्थिति। यहाँ पर हमने दो चीज़ें क्लियर करी हैं, इतुरपाक और माऊपाक। तो देखिए ये दो चीज़ें हो गई आपकी, इतुरपाक और माऊपाक। इतुरपाक का मतलब होता है इशारा। अब देखो यहाँ से इतर इधर इधर, या इसका मतलब सीधा सीधा ई, इशारा। वहाँ का मतलब क्या था, प्रतीक्षा करना, और यहाँ इसने क्या किया, इशारा कि आ गई, मार दे, इस तरह की स्थिति, ठीक है। इसके बाद में अब देखो जब बसंत काल आएगी, अभी हमने बात की थी बर्फ, तो बर्फ के ऊपर तैरेंगे थोड़ी, बर्फ के ऊपर तो चल के जाएंगे। भाई बर्फ है तो वो एज ए जम जाने के बाद में, जो नदियाँ जम जाती हैं, झीलें जम जाती हैं, तो जमने के बाद में वो क्या हो जाती हैं, बिल्कुल एकदम ऐसी हो जाती हैं कि दिखाई देती हैं बिल्कुल एक सड़क की तरह, एक फर्श की तरह, तो उसमें हम चल सकते हैं। लेकिन जब कौन सा दूसरा आवरण आता है, कौन सा, बसंतकालीन, तो जब बसंत काल आएगा तो बसंत काल में आता है उतोक। बसंत काल में एक ही प्रकार का शिकार किया जाता है जिसको बोलते हैं उतोक। बसंत काल में उतोक नामक शिकार किया जाता है, और ये जो उतोक है इसमें नाव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, नाव का, ध्यान रखना इस बात को। उतोक के अंदर नाव का प्रयोग किया जाता है, और ये नाव लगभग 5 मीटर बड़ी होती है नाव। देखिए अब नाव का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि बसंत काल आ गया, इसका मतलब क्या है, बर्फ के ऊपर क्या आ चुका है, सूर्य थोड़ा थोड़ा, इस वजह से बर्फ क्या हो गई, पिघल गई, और पिघलने के बाद में क्या किस में तब्दील हो गई, वो एक नदी में, एक जलीय आवरण के अंदर। तो उसमें हम क्या उतारेंगे, सीधे नहीं जा सकते, तो उसमें अपन अपनी एक नाव उतारेंगे, और उस नाव में, ये नाव भी मुख्य रूप से चमड़े की बनी हुई होती है, और ये लगभग 5 मीटर लंबी होती है, ठीक है। इसमें व्यक्ति जाता है वही हरफून लेकर बीच में, और व्हेल या आदि मछलियों का वही हरफून पे क्या करता है, शिकार करता है। ये मान लीजिए कोई मछली है, और ये इसका क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट शिकार कर लेते हैं, इस तरह से कर लेंगे शिकार अंदर जाके। तो यहाँ पर इनको अंदर जाना होता है शिकार करने के लिए, तो इसको बोलते हैं ये उतोक, और इस नाव का नाम ये देते हैं कयाक, कयाक नाव, ठीक है। अब कई बार क्या है, ये दूसरे तरह के भी काम करते हैं। इनके पास में एक पशु होता है जिसका नाम होता है रेंडियर, ये कुत्ते टाइप का एक जानवर होता है, और ये क्या करता है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। जिस गाड़ी में लेके जाता है वो होती है स्लेज, स्लेज नामक क्या होती है, गाड़ी। अब ये क्या होती है, देखिए आपने देखा होगा वो सेंटा क्लॉज की गाड़ी होती है, जिसमें वो दो ऐसे बोलते ना, वो मतलब एक रिपसने का सा, मतलब फिसलने का सा एक आइटम लगा होता है इस तरह का, और उसके बीच में क्या होता है, इस तरह से कोई खोल लगा होता है, जिसमें वो व्यक्ति आराम से अंदर बैठ जाता है, और ये इस तरह से फिर खींची जाती है उन कुत्तों के द्वारा। इस तरह से ये छोटे छोटे कुत्ते होते हैं ऐसे रेंडियर। अब ये जो रेंडियर होते हैं, ये इनकी जनजाति में किसका प्रतीक माने जाते हैं, प्रतिष्ठा का, सम्मान का। जिसके पास जितने ज़्यादा रेंडियर होंगे वो उतना ही ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति माना जाएगा। तो ये हुई इनकी स्थिति, और ये इनको शिकार में मदद करते हैं। जैसे कई बार क्या, सील मछलियाँ मान लीजिए अंदर नहीं जा सकते हम, और यहाँ पर
किनारे पर। अब जिनके पास में क्या नहीं है, नाव नहीं है, वो क्या करेंगे, तो उस समय क्या है, सील मछली जैसे धूप सेकने के लिए बाहर आ गई, तो यहाँ पर कुत्ते आकर इनको घेर लेते हैं और बाद में इनका क्या कर लिया जाता है, कुत्ते आकर, ये मान लीजिए सील मछली आ गई और यहाँ आए कुत्ते, इनको घेर लेंगे और यहाँ आकर इनका ये लोग क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। धूप सेकने के लिए आती हैं यहाँ पर सील मछलियाँ। तो इस तरह से कई प्रकार से ये क्या करते हैं, इनका शिकार करते हैं। अब देखिए सील मछली और व्हेल मछली ये जो होती हैं, इनके जो देखो, सील मछली इसलिए काम की है क्योंकि इसकी जो चर्बी होती है वो अधिक देर तक क्या करती है, जलती है, इसलिए काम में आती है। फिर उससे जो हड्डियां मिलती है उनसे ये लोग क्या बनाते हैं, एक तो स्लेज, उसके बाद में अपनी एक प्रकार की होती है झोंपड़ी, ठीक है। और ये देखिए, ये अपनी एक झोंपड़ी बनाते हैं और उस झोंपड़ी को ये बोलते हैं कर्मक। ये व्हेल की हड्डियों की भी बनी हुई होती है, तो हड्डियों की बनी हुई जो झोंपड़ी होती है, घर होते हैं, उनको ये क्या बोलते हैं, कर्मक। और वैसे मुख्य रूप से ये रहते हैं बर्फ के बने हुए घर में, जिसको ये बोलते हैं इग्लू। तो ये चीजें हैं कुछ जो आपने देखा होगा कई बार, वो इस तरह का होता है कुछ। इस तरह का होता है ना कुछ। ये आपकी बुक में सब कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें अंदर ये नीचे धसा हुआ होता है और इसमें अंदर ये बर्फ़ का ही बना होता है, लेकिन थोड़ा भूमिगत होता है। एक छोटी सी नली के द्वारा ये बाहर निकला हुआ होता है, जिसमें से ये एक सुरंग के माध्यम से अंदर प्रवेश कर जाते हैं और ये नीचे जाकर यहाँ पर आराम से रहते हैं। तो इसके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये नॉर्मल है आपका। ये देखिए यहाँ पर हमने एस्किमो जनजाति से संबंधित जो भी चीज़ें थी वो क्लियर की हैं। अब हम दूसरी जनजाति पढ़ेंगे जिसका नाम है बुशमैन। जिसका नाम क्या है, बुशमैन। ये जनजाति है बुशमैन जनजाति। देखिए बुशमैन जो जनजाति है इसके कुछ उपनाम हैं, जैसे रवि, सर्वभक्षी, ठीक है। ये इसके कुछ उपनाम हो गए आपके जनजाति के। एक, दो, तीन और चार, ये चार उपनामों से जानी जाती है कौन सी जनजाति, बुशमैन जनजाति। अब अगला क्वेश्चन आपका आता है कि इनके निवास स्थान कहाँ पर है। तो बुशमैन जनजाति का निवास स्थान देखिए, आपने अफ्रीका महाद्वीप देखा होगा, नक्शे में मैप है कुछ इस तरह का उसका। तो इसमें ये जो नीचे का इसका पार्ट है, यहाँ पर एक मरुस्थल पड़ता है जिसका नाम है क्या नाम है, नीचे देखो। एक तो ऊपर होता है, इसके अंदर क्या, कौन सा, सहारा, और उसके बाद में इसमें नूबियन भी होता है और इसका नाम होता है बुशमैन जनजाति। जिस मरुस्थल में पाई जाती है उसका नाम होता है कालाहारी। क्या नाम होता है, कालाहारी। लेकिन इस कालाहारी मरुस्थल में एक स्थान पड़ता है जो ज़्यादातर इसी के बीच में आता है, जिसका नाम है बेचुआना लैंड। इस बेचुआना लैंड में मुख्य रूप से ये जनजाति पाई जाती है जो 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के मध्य पाया जाता है। ये इस तरह की स्थिति में ये लोग पाए जाते हैं। अब आपको सीधा सीधा जब ये इतना जगह, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो ऋतु होगी वो ग्रीष्म ऋतु तो क्या होगी, अधिक, प्लस, जबकि शीत ऋतु यहाँ पर क्या होती है,
माइनस, यानी कम होती है। शीत ऋतु कम होती है और ग्रीष्म ऋतु हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। यहाँ पर ग्रीष्मकाल लंबा और शीतकाल छोटा। अब आता है इनका शिकार। तो देखिए बुशमैन जो जनजाति है वो शिकार कैसे करती है। तो इनके पास में सीधा है, तीर और कमान होते हैं इनके पास में। क्या होते हैं, तीर कमान। शिकार, ये लोग शिकार करते हैं तीर कमान से। मुख्य रूप से ये लोग 60 मीटर या 190 फीट की दूरी तक तीर और कमान से क्या कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं। यानी कि ये बहुत अच्छे क्या होते हैं, शिकारी होते हैं। तो ये वही चीज़ आ गई, एकदम आखेट करते हैं। देखो ये भी जंगल में रहते हैं और पुराने तरीकों से अपना क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एक जनजाति। तो ये कौन सी जनजाति हो गई आपकी, बुशमैन जनजाति। इसके बाद में देखिए इनका जो तरीका है शिकार करने का जो इनका तरीका है वो है कीचड़ में धंसाकर, कीचड़ में धंसाकर विषाक्त जल पिलाकर, उसके बाद में फंदा लगाकर, मुख्य रूप से ये इसी प्रकार से क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो ये इनकी ये स्थिति हो गई। उसके बाद में आता है इनका भोजन। अब देखिए भोजन में क्या करेंगे हम। तो ये लोग शिकार तो करते ही हैं, लेकिन साथ में इनका जो सबसे पसंदीदा भोजन होता है वो होता है दीमक और चींटी के अंडे। इनकी चटनी बनाकर खाते हैं ये लोग, चटनी बनाकर दीमक और चींटी के अंडों की चटनी बनाकर खाते हैं। और मुख्य रूप से आपको ये पता होना चाहिए इनका जो मुख्य भोजन, कितना भोजन करते हैं ये। तो एक बुशमैन व्यक्ति दिन में 2 बार खाता है, तो एक बार में, यानी कि पूरे दिन में इनको एक भेड़ चाहिए एक व्यक्ति को। जबकि एक दिन में एक वक्त में ये कितनी भेड़ खा जाएंगे, 1/2 भेड़। ठीक है, यानी कि आधी भेड़ एक बार में एक व्यक्ति इनमें से खा जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आता है इनका वस्त्र। तो वस्त्र देखिए, वस्त्र में जो पुरुष होते हैं और स्त्री, पुरुष क्या करते हैं, केवल पुरुष कुछ नहीं पहनते, अधनग्न शरीर में रहते हैं, लेकिन उनका जो पैरों के नीचे का जो हिस्सा है उसमें वो एक तिकोनी क्या पहनते हैं, लंगोट। एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं इस तरह की। ये उनका मध्यमवर्ती क्षेत्र हो गया जो इस तरह का, यानी कि एक प्रकार की ये हो गई अंडरवियर। तो ये तिकोनी अंडरवियर पहनते हैं। जबकि जो स्त्रियां होती हैं वो अपने शरीर पर एप्रेन लेती हैं। एप्रेन टाइप का जो कपड़ा होता है ना, जो हमारे यहाँ पे बावर्ची यूज में करता है, वो वाली चीज़ें। तो वो इनके इस प्रकार से, जैसे इनके जो गला होता है वहाँ से ये शुरू होता है कपड़ा पूरा, और नीचे तक लटका हुआ होता है, और पीछे से वो क्या करता है, इस तरह से आकर और ऐसे क्रॉस में बांध दिया जाता है। तो इसको क्रॉस भी बोलते हैं, और साथ में इसको एप्रेन कह सकते हैं अपन, लेकिन ये लोग इसको मुख्य रूप से बोलते हैं चोगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है बुशमैन जनजाति के अंतर्गत। अब इनकी विशेषता जो मैंने आपको एक तो क्या बताई थी कि ये 60 मीटर या 190 फीट की दूरी पर भी खड़े हुए अपने शिकार को तीरों से भेद सकते हैं। दूसरा, जादू टोने में विश्वास। देखो जादू टोने में ये लोग क्या करते हैं, आस्था रखते हैं। जादू टोने में इनकी क्या होती है, आस्था होती है। उसके बाद में चट्टानों पर ये क्या करते हैं, पेंटिंग। चट्टानों पर
पेंटिंग, ये आपने देखी होगी मुख्य रूप से, जिसको अपन बोलते हैं पुरातात्विक पेंटिंग, जिसमें इस तरह का कुछ चित्र बना देते हैं ये लोग ऐसे, और ये मान लो कोई क्या है, कोई भेड़ बकरी इस तरह से बना देते हैं ऐसी चित्र दे, रेड कलर का घूसर कलर में जो बनाते हैं ये, इस तरह से कोई भाला दे दिया, ऐसी चित्र पेंटिंग बनाते हैं किस पर, शिलाओं पर। एक और इनकी विशेषता है कि जब अकाल का समय होगा, कैसा समय होगा, अकाल का, तो इनकी जो स्त्रियां होती है वो गर्भ धारण नहीं करती। ठीक है भाई, इनकी स्त्रियां बिल्कुल भी गर्भ धारण नहीं करती। अब एक बात आप देखिए, इनका संबंध किस जनजाति, इस जनजाति का संबंध किस पूर्वी जनजाति से, पहले की से, तो वो है नेग्रिटो। क्यों है, क्योंकि देखिए इन लोगों के जो बाल होंगे, बाल, ये इनका मान लीजिए मस्तक है, कुछ इस तरह का होता है, तो इनके जो बाल होंगे ना वो जैसे घुंघराले घुंघराले से इस तरह के तो इनके बाल होते हैं। उसके बाद में इनकी जो आंखें होती हैं वो बाहर की ओर निकली होती हैं, इस तरह से बाहर की ओर, यानी कि ये, लेकिन आंखें छोटी होती हैं, लेकिन उनका जो ऊपरी भाग होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला, ये बाहर की ओर निकला हुआ होता है। नाक भी मोटी होती है, और इनका जो ऊपर का होंठ का हिस्सा होता है ये क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा बाहर की ओर निकला होता है इस तरह से। तो ऐसा होता है, ये सब कुछ विशेषताएं किस में पाई जाती थी, नेग्रिटो लोगों। और कद के ये छोटे होते हैं, रंग के सांवले होते हैं। ठीक है, इस तरह की स्थिति इनकी देखी जाती है। तो यहां पर आपकी दोनों जनजातियां क्लियर हुई। अब आपका इस जनजाति के पार्ट के अंदर, इसी जनजाति के पार्ट में आपका एक और पार्ट आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि ये जनजाति किस प्रकार से आगे वाले समय में अपने आप को क्या करती हैं, जोड़ती हैं। तो उसको हम सभी जनजातियों का एक साथ वो पार्ट पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अगली जनजाति, भील और उसकी अगली वाली। तो यहाँ तक की वीडियो में हमने केवल 2 जनजातियों को पढ़ा। इसमें आप इतना ही पढ़ना, इस वीडियो में जितना आपको बताया गया उतना ही आप याद करिएगा। आपका बोर्ड में इतना ही मैटर आता है, पूरी बुक आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार यदि आप देखेंगे तो इसमें आपको यही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।